तो टू गो अहेड, अभी लास्ट हमारे दो टॉपिक बाकी है, उसमें से एक है रेलिक क्राइटेरिया। तो बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग रेलिक क्राइटेरिया, हमको पता होना चाहिए समथिंग बेसिक दैट वी हैव सीन रिलेटेड टू डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में इफ यू रिमेंबर वी हैव सीन डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन यू गेट द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल, जिसको आप बोलते हो सेंट्रल मैक्सिमम या फिर प्रिंसिपल मैक्सिमम। So you have the brightest light at the center, which is called as central or principal maximum. Then on both sides of the center, you have minimas, first order minima, और फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के दोनों साइड पे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा है। फिर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा के दोनों साइड पे, मतलब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्रीन यू हैव सेकेंड ऑर्डर मिनिमा। देन अगेन ऑन दिस साइड यू आल्सो हैव सेकेंड ऑर्डर मिनिमा। वापिस से यू हैव अ मिनिमा देन अ मैक्सिमा। दिस इज हाउ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न लुक्स लाइक। और ऐसा करते करते इंटेंसिटी भी कम हो रहा है, इंटेंसिटी इज आल्सो रिड्यूसिंग, डिक्रीजिंग एज यू गो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो द आइडिया हियर इज, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न, अंडर व्हाट कंडीशन दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न वाज फॉर्म्ड। बाय द वे, डिफ्रैक्शन पैटर्न को आप ऐसा दिखाओ या फिर यू कैन जस्ट रोटेट दिस। अगर स्क्रीन वर्टिकल होगा तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ कोर्स याद होना चाहिए, हमारे पास एक स्लिट था। व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ स्लिट, क्या होता है? लाइट बेंड्स। याद है क्या? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट एनकाउंटर्स ऑब्स्टैकल्स और स्लिट ऑफ द साइज व्हिच इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो एक स्लिट है, यू हैव अ स्लिट, और राइट आफ्टर द स्लिट हमारे पास एक लेंस था। तो इन दिस केस एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बना, और जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है एज यू कैन सी, आपको दिख भी रहा है, आपको पता भी है, और हमने लोकेट भी किया है कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ होता है, सेंटर पे होता है। फिर फर्स्ट मिनिमास कहाँ होते हैं? ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा फॉर मिनिमास, राइट। देन उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए ए साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो पैटर्न हमको ऑलरेडी पता है, इसका आगे टॉपिक से कनेक्शन है, दैट इज वाई ये पता होना चाहिए। इसके बाद हमने इंटेंसिटी डायग्राम भी ड्रॉ किया था। ऑब्वियसली क्योंकि सबसे ज्यादा लाइट सेंटर पे है, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ पे है? सेंटर पे है। हमने एक इंटेंसिटी पैटर्न ड्रॉ किया था, इफ यू रिमेम्बर। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी था सेंटर पे, फिर कम हो जाता है, फिर कम हो जाता है, सो ऑन सो फोर्थ। दिस इज हाउ एन इंटेंसिटी डायग्राम ऑफ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न लुक्स लाइक। तो ऐसा एक इंटेंसिटी डायग्राम था। अब अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये डिफ्रैक्शन वेव ऑप्टिक्स में से हमने स्टडी किया था। मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो एवरी बेसिक थिंग आई हैव टोल्ड कि ऑप्टिक्स के दो पार्ट है, एक है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसको उसका और एक नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग सिर्फ डायरेक्शन ऑफ रे की बात करते हैं। तो कोई भी अगर आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लोगे, अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी दो टाइप के हैं, हमने दोनों ही देखे हैं, एक है माइक्रोस्कोप, एक है टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, आई लेंस बड़ा होता है साइज में। टेलीस्कोप में उल्टा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बड़ा होता है और आई लेंस का साइज छोटा होता है। इमेजिन हमारे पास एक लेंस है, दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप, दोनों में से कोई भी एक, उसका क्या है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। मैं वापस बता रहा हूँ, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं। एक जिसमें से आप देखते हो उसको आई लेंस बोलते हो, एक जो ऑब्जेक्ट के पास में होता है उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हो। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मतलब अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स, अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है तो रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग इस पॉइंट सोर्स का इमेज भी क्या बनेगा? पॉइंट इमेज बनेगा। So according to geometrical optics or ray optics, if you have a point source, let us say A, तो इस पॉइंट सोर्स का जो इमेज बनेगा वो भी क्या बनता है? पॉइंट इमेज बनता है। बट इन रियलिटी एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इन रियलिटी अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स है
तो उस पॉइंट सोर्स का इमेज एक पॉइंट इमेज नहीं होता है, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। अब डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको ऑलरेडी पता है कैसा दिखता है, ब्राइटेस्ट एट द सेंटर, देन मिनिमा, देन मैक्सिमा, देन मिनिमा, देन मैक्सिमा। लेकिन ये लीनियर डिफ्रैक्शन पैटर्न है। व्हाट डू मीन बाय लीनियर डिफ्रैक्शन पैटर्न? की सेंटर में आपके पास ब्राइटेस्ट है, फिर दोनों साइड पे मिनिमा है, फिर ब्राइट है, फिर मिनिमा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन एक पॉइंट सोर्स का जब इमेज बनेगा तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, लेकिन ये डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है इट इज नॉट लीनियर डिफ्रैक्शन पैटर्न, दैट इज सर्कुलर डिफ्रैक्शन पैटर्न। मतलब क्या? उसका मतलब ये कि सेंटर में सबसे ब्राइट होगा। हमको पता है सेंटर सबसे ब्राइट क्यों होता है, क्योंकि डिफ्रैक्शन में क्या बनता है सेंटर पे? मैक्सिमम। तो क्या बोलते हो? सेंट्रल मैक्सिमम, करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे भी इवन इन दिस केस you have brightest disk at the center, क्योंकि it looks like a disk, तो इसको क्या बोलते हैं? disk, this is brightest disk। और इस डिस्क का नाम भी है, इसको बोलते हैं एरीज डिस्क, दिस इज कॉल्ड एज एरीज डिस्क, राइट। देन उसके बाद लीनियर डिफ्रैक्शन पैटर्न में ब्राइट स्पॉट के सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड में क्या बना था? मिनिमा। दोनों साइड में, क्योंकि ये लीनियर है और वो सर्कुलर है, तो यहाँ पे हर एक डायरेक्शन में क्या बनता है? मिनिमा बनता है। तो इट लुक्स लाइक अ रिंग। तो पॉइंट की जगह पे मिनिमा आपको एक रिंग जैसा दिखेगा, फिर वापस से आएगा सेकेंडरी मैक्सिमम। यहाँ पे मिनिमा था, मिनिमा के बाद में कौन था? फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम। तो वहां पे भी ऐसा ही है, सेंटर में सेंट्रल ब्राइट डिस्क है, जिसको यहाँ पे नाम क्या है? एरीज डिस्क। और यहाँ पे क्या था नाम? प्रिंसिपल मैक्सिमम एंड एरीज डिस्क, राइट। प्रिंसिपल मैक्सिमम के दोनों साइड पे डार्क था, तो यहाँ पे दोनों साइड की जगह पे हर साइड में, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है? एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ओके। तो एरीज डिस्क इज सराउंडेड बाय अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स। ये जो ब्राइट बैंड्स है, इसका जैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न में ब्राइटनेस कम होते जाएगा, फेड होते जाएगा, तो यहाँ पे भी ये जो सेकेंडरी मैक्सिमास है उसका ब्राइटनेस भी कम होता जाएगा एज यू गो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे, वैसे वैसे यू विल सी दैट द ब्राइटनेस इज डिक्रीजिंग। तो वो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ये भी डिफ्रैक्शन पैटर्न है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये लीनियर डिफ्रैक्शन पैटर्न है और वहां पर डिफ्रैक्शन पैटर्न इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। तो सबसे पहला पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, यू शुड नो कि डिफ्रैक्शन पैटर्न अंडर व्हाट कंडीशंस इट वाज फॉर्म्ड, दैट यू हैव अ स्लिट एंड देन यू हैव अ स्क्रीन ऑन व्हिच यू हैव अ लीनियर डिफ्रैक्शन पैटर्न। लेकिन जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं रे ऑप्टिक्स में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमने दो टाइप के देखे थे, एक था माइक्रोस्कोप, एक था टेलीस्कोप। तो अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स, मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट इमेज बनना चाहिए। लेकिन आइडियली ऐसा होता नहीं है। अगर आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो बनता है वो बनता है इन द फॉर्म ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न विद द सेंटर बीइंग द ब्राइटेस्ट। तो जो एक्चुअली आप देखते हो, आप सिर्फ एरीज डिस्क देख रहे हो, आप उसके सराउंडिंग में जो अल्टरनेट डार्क ब्राइट बैंड्स है वो देख नहीं रहे हो। व्हाट यू आर लुकिंग एट इज द सेंट्रल डिस्क। लेकिन अगर आप इसको जूम करके मैग्नीफाई करके देखोगे तो व्हाट यू विल फाइंड इज दैट इट इज जस्ट लाइक अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, सेंटर इज द ब्राइटेस्ट, फिर डार्क रिंग, फिर ब्राइट रिंग, फिर डार्क रिंग, फिर ब्राइट रिंग। ऐसा अल्टरनेट ब्राइट डार्क रिंग्स होते हैं विथ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। यहाँ तक क्लियर? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज बनता है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है? डिफ्रैक्शन पैटर्न। सेंटर पे एक डिस्क है जो ब्राइटेस्ट है, उसका नाम क्या है? एरीज डिस्क। अब सपोज मेरे पास एक की जगह पे दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है। instead of having one point object, I have 2 point object. So what do we expect is two diffraction patterns. एक A का A डैश बनेगा इमेज, और ये जो इमेज है डिफ्रैक्शन पैटर्न है। B का बनेगा B डैश, और ये जो B डैश है ये क्या है? डिफ्रैक्शन पैटर्न है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट है, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो कितने डिफ्रैक्शन पैटर्न्स है? दो डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब हमको दो डिफ्रैक्शन पैटर्न अलग अलग से दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन कंडीशंस। So if you have 2 point objects, there are two diffraction patterns, A dash and B dash. They may or may not be seen separately depending on the distance between the objects.
इन दोनों ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि हमको दो डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखने वाले हैं कि एक दिखने वाला है। अगर ये ए और बी इफ दर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इफ दर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन यू सी ओनली वन पैटर्न, आपको सिर्फ एक ही पैटर्न दिखता है। क्यों ऐसा? क्योंकि एक का डिफ्रैक्शन पैटर्न दूसरे के ऊपर हो गया ओवरलैप। देन वी स्टार्ट इंक्रीजिंग सम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हम क्या करते हैं, ए और बी का डिस्टेंस बढ़ाना चालू करेंगे, बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। एट सम पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी यू जस्ट सी टू डिफरेंट पैटर्न्स। एग्जैक्टली सेपरेट नहीं होता है ये, बट यू कैन जस्ट स्टार्ट सीइंग कि यहाँ पे दो पैटर्न्स है, एक नहीं दो है। इसको बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व। क्या बोलते हैं इसको? और जिस कंडीशन में दो डिफ्रैक्शन पैटर्न जस्ट रिजॉल्व होते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं रेलिक क्राइटेरिया। रेलिक क्राइटेरिया इज द क्राइटेरिया मतलब एट विच the two diffraction patterns are just separated. अब before we go ahead, you should have very clear idea, point object का image कभी point image नहीं बनता, वो diffraction pattern बनता है। उसके सेंटर में brightest disk है जिसको एरिस डिस्क बोलते हैं। दो अगर मेरे पास point object है तो दो diffraction pattern बनने चाहिए। वो दो diffraction pattern या तो separately दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, ये डिपेंड करेगा distance between the two objects। ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस बहुत कम हुआ तो हमको एक ही पैटर्न दिखेगा। देन वी स्टार्ट इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एंड एट वन पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स यू सी टू सेपरेट पैटर्न्स, दैट इज कॉल्ड एज रेलिक क्राइटेरिया। तो हमको इन डिटेल स्टडी करना है व्हाट इज रेलिक क्राइटेरिया। टू स्टार्ट ऑफ विद, जो मैंने अभी आपको बताया वो सब यहाँ पे डायग्राम में है। वी हैव अ लेंस, वी हैव टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, वी हैव टू, यहाँ पे मैंने दो पॉइंट इमेजेस बताए लेकिन दीज आर नॉट पॉइंट इमेजेस, दीज आर डिफ्रैक्शन पैटर्न्स। तो दो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, दोनों के सेंटर पे यू हैव अ ब्राइट डिस्क कॉल्ड एज एरिस डिस्क। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है इन द फॉर्म ऑफ रिंग, फिर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा है इन द फॉर्म ऑफ रिंग, देन सेकेंड ऑर्डर मिनिमा है इन द फॉर्म ऑफ रिंग, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये ए का डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये बी का डिफ्रैक्शन पैटर्न। देन as I told you, according to geometrical optics, the image of point object produced must be a point. लेकिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में या फिर रे ऑप्टिक्स में हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते ही नहीं है। सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू ऑन द वेरी फर्स्ट डे कि ऑप्टिक्स में दो सेक्शंस क्यों हुए, क्योंकि एक में सिर्फ आप डायरेक्शन की बात करते हो, आप एनर्जी की बात ही नहीं करते हो। बट नाउ वी नो व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉइंट इमेज बनेगा नहीं, वहां पे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे है? सेंटर पे। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक के अकॉर्डिंग वी शुड गेट अ पॉइंट इमेज, लेकिन इन रियलिटी बिकॉज ऑफ एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन इन प्रैक्टिस व्हेन द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, द पॉइंट सोर्स से बीम ऑफ लाइट एक लेंस से पास होगा, देन व्हाट वी गेट इज अ डिफ्रैक्शन पैटर्न। So when the beam of light from point source passes through the objective of an optical instrument with lens acting as a circular aperture, then it produces a diffraction pattern. तो अगर दो पॉइंट सोर्स होंगे तो दो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेंगे। अब डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंटर में क्या होता है? एरीज डिस्क। द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज अ ब्राइट डिस्क, एरीज डिस्क at the center surrounded by alternate bright and dark rings whose intensity goes on decreasing. And if you have 2 points, if there are 2 points lying close to each other, then 2 diffraction patterns are produced. ये दो डिफ्रैक्शन पैटर्न अलग अलग से दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे वो डिपेंड करता है। So these two diffraction patterns may or may not be seen as two distinct objects due to overlapping of their diffraction pattern. फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे ए और बी में, we will go on increasing the distance for some particular value of distance. इसको बोलते हैं the minimum distance, the minimum separation between the 2 point objects for which 2 patterns are just seen resolved. Just ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, just resolved। उतने डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे एक ही पैटर्न है, उतने डिस्टेंस पे आपको 2 पैटर्न दिखते हैं। उससे ज्यादा डिस्टेंस करोगे तो फिर आपको 2 पैटर्न सेपरेटली दिखेंगे। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स फॉर विच 2 diffraction patterns are just seen resolved, just seen separated, is known as limit of resolution. तो smallest angular और लीनियर सेपरेशन। अब ये एंगुलर और लीनियर क्यों बोला होगा? एंगल में क्यों मेजर कर रहे हो आप? सेपरेशन को डिस्टेंस में कर सकते थे ना मेजर,
व्हाई आर वी मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ एंगल? सिंपल, दो टाइप के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने बताए, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप आप यूज करते हो टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट विच आर वेरी नियर टू यू, तो उसका डिस्टेंस हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं। टेलीस्कोप यू नॉर्मली यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स, वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट बट वेरी फार अवे, राइट? तो हम उनका डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, हम मेजर करते तो एंगल। व्हाट इज द एंगल दीज टू आर मेकिंग एट द टेलीस्कोप? तो वहां पे हम लोग डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते, तो क्या मेजर करते हैं? एंगल। तो वहां पे हम स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन की बात करेंगे टेलीस्कोप में, यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट लीनियर सेपरेशन की बात करेंगे माइक्रोस्कोप में। इसलिए दोनों ही इंक्लूड कर लिए। द स्मॉलेस्ट एंगुलर or linear separation between the 2 point objects at which they appear to be just resolved। ये just word बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्मॉलेस्ट सेपरेशन, चाहे वो लीनियर सेपरेशन हो मतलब डिस्टेंस हो l⁻⁴ हो, या फिर एंगुलर सेपरेशन हो मतलब l⁻�0 हो, the smallest separation between the 2 point objects at which they appear to be just resolved is called as limit of resolution। बराबर है ना? लिमिट, what do you mean by limit? What is the meaning of limit? Some fixed value, उसके ऊपर रहा तो रिजॉल्व है, उससे नीचे रहा तो रिजॉल्व नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। रिजॉल्व करना मतलब दो चीजों को सेपरेट करना। और इसका रेसिप्रोकल लोगे, अगर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल लोगे तो उसको बोलते हो रिजॉल्विंग पावर। द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा टास्क अब माइक्रोस्कोप के लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फाइंड करना और रिजॉल्विंग पावर फाइंड करना, फिर टेलीस्कोप के लिए भी वही करना, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फाइंड करना और रिजॉल्विंग पावर फाइंड करना। ये दो काम हमको करने हैं। हमको डिराइव कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ आइडिया पता होना चाहिए और डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नो वन विल आस्क यू बिकॉज इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस सॉरी, इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस टू डिराइव द फॉर्मूलाज। आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वी विल स्टार्ट ऑफ विथ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिफोर वी गो एंड टॉक अबाउट लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ये जो जस्ट रिजॉल्व, वेल रिजॉल्व, अनरिजॉल्व हम लोग बोल रहे हैं, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है वो समझ लेंगे। और जस्ट रिजॉल्व कौन से कंडीशन में होगा, वेल रिजॉल्व कौन से कंडीशन में होगा, अनरिजॉल्व कौन से कंडीशन में होगा, वो भी देख लेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इंटेंसिटी डायग्राम ऑफ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, इसलिए मैंने स्टार्ट वहां से किया। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए था कि अगर आप इंटेंसिटी प्लॉट कर रहे हो एज ए फंक्शन ऑफ एंगल, तो सेंटर पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है। मैं वापस एक बार बता देता हूँ बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ इफ यू प्लॉट, ये हमने एंगल प्लॉट किया था और यहाँ पे हमने इंटेंसिटी प्लॉट किया था। दिस इज इंटेंसिटी I, दिस इज एंगल थीटा। तो अगर आपको याद होगा सेंटर पे सबसे ब्राइट है तो सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, करेक्ट? उसके बाद इंटेंसिटी कम हो जाता है, फिर और कम हो जाता है, फिर और कम हो जाता है, स्लोली डाइज ऑफ। सेम विल हैपन दिस साइड आल्सो। तो इंटेंसिटी रिड्यूसेस एंड रिड्यूसेस एंड रिड्यूसेस एंड फाइनली डाइज ऑफ। यहाँ तक क्लियर? और आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम है, मतलब प्रिंसिपल मैक्सिमम है। ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट मिनिमा है ऑन बोथ साइड्स। तो किसी भी डिफ्रैक्शन पैटर्न में, क्योंकि ये जब आप पॉइंट सोर्स के, पॉइंट ऑब्जेक्ट के डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करते हो या आप स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करते हो, दोनों में डिफरेंस एक ही है, ये लीनियर पैटर्न है, वो सर्कुलर पैटर्न है तो वही। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी सेंटर पे है, वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी सेंटर पे है। यहाँ पे मिनिमा के दो ही पॉइंट थे, वहां पे मिनिमा का पूरा एक रिंग है। फिर सेकेंडरी मैक्सिमा था, यहाँ पे भी सेकेंडरी मैक्सिमा है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ रिंग है। मतलब इंटेंसिटी पैटर्न जो लीनियर है, लीनियर डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो इंटेंसिटी डायग्राम है, वही इंटेंसिटी डायग्राम किसका होगा? किसका होगा? सर्कुलर पैटर्न का। सर्कुलर डिफ्रैक्शन पैटर्न का विल बी द सेम इंटेंसिटी पैटर्न। सो ओनली थिंग इज वो 3D में जाएगा, वो 3D हम दिखा नहीं सकते यहाँ पे। बट रिमेंबर एरीज डिस्क इज द ब्राइटेस्ट, मतलब एरीज डिस्क का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। एरीज डिस्क के सराउंडिंग में फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है, उसका इंटेंसिटी 0 है।
फिर सेकेंडरी मैक्सिमा है लेस इंटेंस, फिर मिनिमा है जीरो इंटेंसिटी, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा सेकेंड ऑर्डर है लेस इंटेंस, फिर मिनिमा है। तो दिस इज हाउ अ पैटर्न लुक लाइक। अब ये जो जस्ट रिजॉल्व और वेल रिजॉल्व की बात हो रही है उसका मतलब क्या है, पहले मैं जस्ट रिजॉल्व का मतलब बता देता हूँ। सपोज सपोज दो पॉइंट ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस बहुत कम है, तो व्हाट यू सी इज दिस, आपको क्या दिखता है कि दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न एग्जैक्टली ओवरलैपिंग है, करेक्ट। फिर जैसे आप ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस बढ़ाते हो तो उसके इमेज में भी डिस्टेंस बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, एंड हियर कम्स अ सिचुएशन। नाउ व्हाट डू यू सी हियर, अगर आपने देखा होगा पहले पहले इमेज का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे इमेज के पहले मिनिमम के साथ हो गया ओवरलैप, और दूसरे का सेंट्रल मैक्सिमम पहले के मिनिमम के साथ हो गया ओवरलैप। इसको बोलते हो जस्ट रिजॉल्व। when the central maximum of one diffraction pattern, मतलब one object, overlaps with or coincides with first minimum of second diffraction pattern, when central maximum of one diffraction pattern overlaps with, है ना overlapping, do you see there is overlapping here? हुआ क्या ओवरलैप, ये पॉइंट कौन है, मिनिमा है, पहला मिनिमा है, किसका है, सेकंड पैटर्न का है, लेकिन यहीं पे कौन बना, सेंट्रल मैक्सिमा बना, किसका सेंट्रल मैक्सिमा बना, फर्स्ट का। इसको बोलते हो जस्ट रिजॉल्व। when central maximum of first pattern overlaps with first minima of second pattern, या फिर प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑफ सेकेंड पैटर्न ओवरलैप्स विद फर्स्ट मिनिमा ऑफ फर्स्ट पैटर्न, देन द टू इमेजेस आर सेट टू बी जस्ट रिजॉल्व्ड। इसको बोलते हैं रेलिक क्राइटेरिया। ये रेलिक का क्राइटेरिया है कि आपको दो इमेजेस अलग अलग से दिखने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू रेलिक क्राइटेरिया द इमेजेस of two point objects close to each other are regarded as just resolved. They are regarded as just resolved, just separated, if the central maximum of one falls on the first minimum of the other. Central maximum of one falls on the first minimum of other, या फिर central maximum of other falls on the first minimum of first, right? This means that the central bright disk, central maximum मतलब कौन, central bright disk of one overlaps with first minima of other. So this means that the central bright disk of one falls on the first dark range of other. अगर ऐसा हुआ, अभी एक काम और करेंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, मैंने इसलिए बोला था कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, सिलेबस खत्म करने के लिए डजंट टेक टाइम, इट टेक्स टाइम फॉर टू फिट द कॉन्सेप्ट इन योर ब्रेन। अभी मैं अगर पूछ लेता हूँ आपसे, मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब क्या, बताओ। हाफ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम, और इसको हमने क्या डिनोट किया था, x। व्हाट वाज विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम, 2x, याद है। प्रिंसिपल मैक्सिमम के सेंटर से पहले मिनिमम तक का डिस्टेंस था हाफ ऑफ width of central maximum, right? नहीं याद होगा तो याद रखना ही पड़ेगा, you cannot afford to forget that। ये ऐसा पैटर्न जब हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी डायग्राम बनाया था, ये सेंट्रल मैक्सिमम का सेंटर था समवेयर ओवर हियर, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को आप बोलते हो x, और इसको भी बोलते हो x, और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम को बोलते हो 2x। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं बोल रहा हूं, यू हैव टू पे अटेंशन हियर, पहले पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमा और दूसरे पैटर्न का फर्स्ट मिनिमा ओवरलैप होना चाहिए, मतलब इन दोनों में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, x, हाफ ऑफ द सेंट्रल विड्थ। In that case, you will see the two patterns are just resolved। देखो अभी दिख रहा है ना, थोड़ा सा ही दिख रहा है कि just separate हो रहा है। That clear? तो वेल रिजॉल्व किसको बोलेंगे, वेल रिजॉल्व किसको बोलेंगे,
अगर दो सेंट्रल मैक्सिमम का डिस्टेंस मतलब x, ये मैं नोटेशन चेंज कर देता हूँ, नहीं तो बोलो कि कहाँ से क्या आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको y बोल देते हैं, x इक्वल टू वाई। x इक्वल टू वाई क्यों? हमने विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम में इस डिस्टेंस को क्या बोला था, x, अब इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, y। क्यों बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। लुक, द डिस्टेंस बिटवीन वन सेंट्रल मैक्सिमम एंड अदर सेंट्रल मैक्सिमम को क्या बोलेंगे हम लोग, y। कमिंग बैक टू द केस ऑफ वेल रिजॉल्व्ड, वेल रिजॉल्व मतलब हमको दो पैटर्न सेपरेट दिखेंगे। वो कब दिखते हैं? वो तब दिखते हैं जब दो सेंट्रल मैक्सिमम का डिस्टेंस, दो सेंट्रल मैक्सिमम का डिस्टेंस को किससे डिनोट किया है, वाई से। जब ये वाई डिस्टेंस यू नो यहां से, ये पता है क्या है, ये सेंट्रल मैक्सिमम का सेंटर है, और यहां तक ये पता है क्या है, फर्स्ट मिनिमा है। इसको किससे डिनोट किया तुमने, एक्स। तो डू यू सी व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वेल रिजॉल्व, क्या है बताओ, y is greater than x। तो y मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सेंट्रल मैक्सिमम्स, एंड x इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम एंड मिनिमम। लेकिन दो सेंट्रल मैक्सिमम थे, दो फर्स्ट मिनिमम थे, तो किसका, किसी का भी, दोनों में से किसी ऑब्जेक्ट का भी। तो व्हाट यू डू इज, आप दोनों में से किसी भी एक डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमम और पहले मिनिमम का डिस्टेंस देखते हो, फिर आप दोनों सेंट्रल मैक्सिमम का डिस्टेंस देखते हो। दोनों सेंट्रल मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, y। सेंट्रल मैक्सिमम और मिनिमम का कितना है, x। अगर y ग्रेटर देन x हुआ तो वेल रिजॉल्व, अगर y लेस देन x हुआ तो अनरिजॉल्व। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ दो दो सेंट्रल मैक्सिमम का डिस्टेंस कितना है, y। ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ वन, और ये हो गया फर्स्ट मिनिमम ऑफ अदर। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, y लेस देन x है कि y ग्रेटर देन x है? तो अगर y लेस देन x हुआ तो इसको आप बोलोगे अनरिजॉल्व, और आपको एक ही पैटर्न दिखेगा। So the two objects are said to be well resolved if the separation between central maximum of the two objects, separation between central maximum of the two objects मतलब y is greater than the distance between central maximum and the first minimum। लेकिन सेंट्रल मैक्सिमम और फर्स्ट मिनिमम किसका, पहले का कि दूसरे का, दोनों में से किसी का भी, ऑफ एनी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो सेंट्रल मैक्सिमम और फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस x, दोनों पैटर्न में से किसी का भी ले लो, पहले का या दूसरे का, आपकी मर्जी, दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट थे, दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट का पैटर्न एग्जैक्टली सेम बनता है। ऐसा नहीं होगा कि एक केस में ये x डिस्टेंस अलग हो जाएगा, दूसरे के लिए अलग होगा, सेम ही होगा वो। तो व्हेन the distance between the central maximum of the two patterns, two objects is greater than the distance between central maximum and first minimum of any of the two objects, then the two images are said to be well resolved, right? If the distance between central maximum of the two objects is less than the distance between minimum, first minimum and central maximum of any of the two objects, then they are said to be अनरिजॉल्व। तो जस्ट रिजॉल्व का कंडीशन क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा एक का फर्स्ट मिनिमा दूसरे का ओवरलैप होना चाहिए। वेल रिजॉल्व का कंडीशन क्या है, दोनों सेंट्रल मैक्सिमा का डिस्टेंस एक के सेंट्रल मैक्सिमा और मिनिमा से ज्यादा होना चाहिए। और अनरिजॉल्व का कंडीशन क्या है, सेंट्रल मैक्सिमम का डिस्टेंस दोनों पैटर्न्स का एक के सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा से कम होना चाहिए। So distance between central maximum of the two objects, if it is greater than the distance between central maximum and first minimum of the same pattern, then it is said to be well resolved. Agar less than, so it is said to be unresolved. And when central maximum of one exactly coincide with the first minima of other, then it is said to be just resolved. राइट। तो जस्ट रिजॉल्व का कंडीशन आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि रेलिक क्राइटेरिया मतलब जस्ट रिजॉल्व। तो अकॉर्डिंग टू रेलिक क्राइटेरिया, टू पैटर्न्स आर जस्ट रिजॉल्व इफ सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ वन ओवरलैप्स विद फर्स्ट मिनिमा ऑफ अदर। ये जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हमने डिफाइन किया, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज द डिस्टेंस बिटवीन
linear separation between 2-point objects for which you have the condition of just resolve. मतलब जब just resolve हुआ तब क्या हुआ, एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के पहले मिनिमा के साथ ओवरलैप हुआ। यहाँ तक क्लियर? क्लियर। तो ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर हम कब डिफाइन करते हैं? फॉर द केस ऑफ जस्ट रिजॉल्व। क्योंकि अगर ये नहीं पता तो फिर टेलीस्कोप में फॉर्मूला कहाँ से आया समझ में ही नहीं आएगा आपको। ये पता होना इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर यू हियर रेलिक क्राइटेरिया और व्हेनेवर यू हियर जस्ट रिजॉल्व, व्हेनेवर यू हियर जस्ट सेपरेटेड, इसका मतलब प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑफ वन is coinciding with first minima of other, मतलब Aries disk of first is overlapping with first dark ring of other। तो अगर इतना पता है तो now we can go ahead and talk about limit of resolution and resolving power of a microscope। तो एक एक करके पहले पूरा अच्छे से समझ लेंगे। तो हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है और ये माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है। आई लेंस हम दिखाते नहीं है, आई लेंस सिर्फ हमको देखना है इसके लिए होता है। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसका एपर्चर क्या है, सर्कुलर है। हमारे पास 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स थे ए एंड बी। तो अकॉर्डिंग टू जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ए का इमेज होगा ए डैश पॉइंट इमेज, बी का इमेज होगा बी डैश पॉइंट इमेज। लेकिन अकॉर्डिंग टू वे ऑप्टिक्स ये ए डैश, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये एक्चुअली एरीज डिस्क है। इसके सराउंडिंग में डार्क और ब्राइट रिंग्स है, और ये जो बी डैश का पॉइंट देख रहे हो ये भी एरीज डिस्क है, इसके सराउंडिंग में ब्राइट और डार्क रिंग्स है। तो ये दोनों क्या है, डिफ्रैक्शन पैटर्न है। गुड। अब सो बाय डेफिनेशन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स फॉर विच the images A dash and B dash are just separated is known as limit of resolution। Then तो डिफाइन करते आना चाहिए आपको, वह सिंपल है, द मिनिमम डिस्टेंस बाय विच 2 पॉइंट सोर्सेस मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर so that their image as produced by the microscope are just seen separated is called as limit of resolution, and the reciprocal of limit of resolution is called as resolving power। अब टेलीस्कोप पे जाने से पहले एक चीज बता देता हूँ, टेलीस्कोप में और इसमें मोर और लेस थिंग्स आर सेम, सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस है क्योंकि ये पॉइंट सोर्सेस हमारे बहुत पास में है। हम डिस्टेंस इनका चेंज कर सकते हैं, हम इनका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, लेकिन टेलीस्कोप आप यूज करते हो टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। व्हाट यू कैन डू द बेस्ट इज टू मेजर एंगल बिटवीन द 2 स्टार्स फॉर एग्जांपल। तो वहां पे आप क्या बोलोगे, जैसे यहाँ पे बोला द मिनिमम डिस्टेंस, वहां बोलोगे द मिनिमम एंगल बाय विच द 2 सोर्सेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर सो दैट द इमेज as produced by the telescope are just seen separated is called as angular limit of resolution। तो सिर्फ वहां पे 2-3 वर्ड, द मिनिमम एंगल, माइक्रोस्कोप यहाँ पे टेलीस्कोप is called as angular limit of resolution। That's all you are supposed to do। अब बाकी suppose we have objects A and B as shown in figure, वो तो सब है, वो आपको पता है, there are 2 point objects A and B, तो वही लिख के रखा है सब। तो suppose that A and B are 2 point objects at a distance d apart, and A dash and B dash are their respective images formed by the objective MN of a microscope as shown in figure। वो जाने दो, वो आप सबको पता है। What is important is, important ये है हमारे लिए कि A ने एपर्चर पे एंगल कितना बनाया। A ने एपर्चर पे एंगल बनाया 2 अल्फा। क्यों 2 अल्फा? एक साइड पे अल्फा और दूसरी साइड पे भी अल्फा। तो 2 अल्फा is the angle subtended by point object A on the aperture MN of the objective lens। तो अल्फा क्या है? हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टोटल एंगल कितना सबटेंड किया था? 2 अल्फा। तो अल्फा क्या है फिर? हाफ एंगल है ये। यहाँ तक क्लियर? क्योंकि एज आई टोल्ड यू यहाँ पे आपको डिराइव करना ही नहीं है, इट इज जस्ट लाइक थ्योरी। हाँ ऐसा ऐसा है, ओके ऐसा ऐसा है, डन। तो हमको क्या फाइंड करना था, क्या फाइंड करना है हमको? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर। अब
लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के 3 फॉर्मूला बनते हैं यहाँ पे। अब 3 क्यों बनते हैं? गोइंग बैक टू द बेसिक्स, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। मैंने इसलिए बताया था एक एक चीज जो मैं बता रहा हूँ वो टाइम पास नहीं है, क्योंकि लगने वाला है। प्राइमरी सोर्सेज आर दो सोर्सेज which emit their own light. Secondary sources are those sources which basically reflect or scatter light from some other object, मतलब खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये अलग होगा अगर खुद वो सोर्स प्राइमरी सोर्स है, तो अगर वो सोर्स सेकेंडरी सोर्स है तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उसका अलग होगा, तो फॉर्मूला दोनों का चेंज हो जाएगा। देन ये जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला है, इट इज 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। मैंने आपको अल्फा तो बता दिया है, क्या है अल्फा? हाफ एंगल ऑफ द पॉइंट सबटेंडिंग, वो जो पॉइंट था ए सबटेंड्स 2 अल्फा एंगल ऑन द एपर्चर ऑफ लेंथ, उसका हाफ, वो 2 अल्फा था उसका हाफ क्या है? अल्फा है, करेक्ट। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, ये पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट इमिट कर रहा है ना, ये कौन से वेवलेंथ का है? 700 नैनोमीटर। तो वैसे वो जो पॉइंट सोर्स था वो भी किसी वेवलेंथ का लाइट इमिट करेगा। तो व्हाट इज लैम्डा हियर? वेवलेंथ। सिर्फ ये 1.22 क्यों आया? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स कौन थे? सेल्फ लुमिनस थे, मतलब प्राइमरी सोर्सेस है ये। दे आर नॉट टेकिंग लाइट फ्रॉम समवेयर एल्स, दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन लाइट। और अगर नॉन सेल्फ लुमिनस हो, मतलब पॉइंट सोर्सेस तो है लेकिन खुद का लाइट नहीं है उनके पास, तो फिर उसके लिए 1.22 फैक्टर नहीं आता, सिंपल। बाकी सब सेम है, लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा, देयर इज नो 1.22। और लॉजिकली भी सोचो, अगर कोई सोर्स प्राइमरी सोर्स है तो वो ज्यादा इंटेंसिटी देता है कंपेयर टू सेकेंडरी, तो ये 1.22 ग्रेटर देन 1 है, मतलब इसका इंटेंसिटी ज्यादा है। तो 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। मैं इसको याद रखता हूँ ऐसा कि यहाँ पे 1 से बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये सेल्फ लुमिनस है तो इसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, ऐसा है नहीं, मैं सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ आपको। नहीं तो फिर 1.22 इज बिकॉज दिस इज सेल्फ लुमिनस, इट इमिट्स मोर इंटेंसिटी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज जस्ट अ वे टू रिमेम्बर कि 1.22 कब आएगा, सेल्फ में आएगा, नॉन सेल्फ में आएगा, सेल्फ में आएगा, सिंपल, राइट। तो नॉन सेल्फ लुमिनस में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा, लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। अब सी नॉर्मली समटाइम्स यू विल कम अक्रॉस माइक्रोस्कोप में, अगर आपने 2 पॉइंट सोर्सेस रख दिए तो नॉर्मली लेंस और उस पॉइंट सोर्सेस के बीच में समटाइम्स वी फिल सम लिक्विड, कभी कभी वाटर भी भर देते हैं उसमें, समटाइम्स डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। तो कभी कभी क्या होता है, जो पॉइंट सोर्स था हमारे पास, पॉइंट सोर्सेस थे क्योंकि 2 सोर्सेस थे, तो 2 सोर्सेस और लेंस के बीच में हम कोई लिक्विड फिल करते हैं। और लिक्विड क्यों फिल करते हो बाद में समझेगा आपको, अगर इंजीनियरिंग करोगे तो इंजीनियरिंग में कर वापस देखोगे सब। तो समटाइम्स यू फिल अ लिक्विड हियर। तो जब यहाँ पे आपने एक लिक्विड फिल कर दिया तो इस लिक्विड का मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है। तो अब एक्स्ट्रा एक पैरामीटर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, दैट इज नथिंग बट म्यू, दैट इज ओनली चेंज। तो अगर सेल्फ लुमिनस पॉइंट सोर्सेस है विथ सम लिक्विड बिटवीन द 2 पॉइंट सोर्सेस एंड द लेंस, देन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। If they are non-self luminous, then it is lambda upon 2 mu sin alpha. अगर एयर है तो what is the value of mu? 1, इसलिए तो लिखा नहीं, फिर नहीं लिखा मतलब कौन है? फिर एयर है। लेकिन अगर एयर छोड़ के कुछ और होगा तो क्या लिखोगे साथ में? म्यू। और अगर ये सेल्फ लुमिनस होते तो क्या लिखते? 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। ये जो म्यू साइन अल्फा होता है ना, इसको और एक नाम है न्यूमेरिकल एपर्चर। इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं सीईटी जेईई नीट में। फाइंड आउट न्यूमेरिकल एपर्चर। व्हाट इज न्यूमेरिकल एपर्चर? म्यू साइन अल्फा। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो 3 फॉर्मूला है। कौन सा 3 फॉर्मूलाज है? सिंपल। एक में 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा, एक में लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा, एक में लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। एक्चुअली 2 ही है टू बी ऑनेस्ट, तीसरा है नहीं, यही 2 है। दिस इज फॉर सेल्फ लुमिनस, दिस इज फॉर नॉन सेल्फ लुमिनस।
सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में कोई और मटेरियल होगा अदर देन एयर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे म्यू, यहाँ पे भी क्या लिखोगे, दो ही फॉर्मूला है, यू हैव ओनली टू फॉर्मूला, और म्यू साइन अल्फा को क्या बोलते हो, न्यूमेरिकल एपर्चर, सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल एपर्चर इन ए। गुड, क्लियर। अब मुझे बताओ रिजॉल्विंग पावर का डेफिनेशन क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ, हाँ तो फिर 1/d कर लो, मिल गया रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर इज गिवन बाय रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, तो 2 म्यू साइन अल्फा बाय लैम्बडा। अगर सेल्फ लुमिनस होगा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 1.22 होगा, नहीं होगा तो नॉर्मली माइक्रोस्कोप में जो आप ऑब्जेक्ट देखते हो नॉर्मली वो नॉन सेल्फ लुमिनस होते हैं, खुद का लाइट नहीं होता है उनका। खुद का लाइट किसका होता है, वो टेलीस्कोप से किसको देखते हो, किसको देखते हो, स्टार्स को। नॉर्मली नॉर्मली बोल रहा हूँ, फिर प्लैनेट्स को भी देखते हैं हम लोग वैसे, लेकिन नॉर्मली व्हेन यू सी ऑब्जेक्ट्स थ्रू माइक्रोस्कोप दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, they emit light, they actually do not emit light, they reflect light from some other sources, it is not always sunlight, क्योंकि माइक्रोस्कोप का जब आप यूज करते हो तो आप रूम में लाइट चालू कर देते हो, वही लाइट उस पर जाता है, वही रिफ्लेक्ट होके आता है। इन रियलिटी हम भी एक दूसरे को देख पाते हैं, नॉट बिकॉज वी आर रिफ्लेक्टिंग, वी आर इमिटिंग आवर ओन लाइट। आई कैन सी यू बिकॉज द लाइट फ्रॉम दिस सोर्स which is a white light, it falls on your body and your clothes other than green they are reflecting everything, है ना, नहीं उल्टा है, they are absorbing everything but reflecting green, that is why I can see green, I do not see anything else, partially green, right? You can see yellow color because yellow color is reflected and all other are absorbed. When you wear black, और क्यों बोलते हैं ब्लैक पहनने के लिए सर्दी में, क्यों बोलते हैं पता है, वो ब्लैक बॉडी है, वो गुड एब्जॉर्बर है, वो सारा का सारा हीट एब्जॉर्ब करता है, तो ठंड में अच्छा है, गर्मी में उल्टा है, गर्मी में यू शुड नॉट वियर ब्लैक। नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू गो अहेड एंड चेक व्हाट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। सबसे पहले एज आई टोल्ड यू, आपके बेसिक्स जितने क्लियर होंगे उतना अच्छा। और टेलीस्कोप is an optical instrument which is used to see distant objects clearly. What do you mean by distant objects? This is not scientific definition of distant object. अगर मेरे पास एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम से कम 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर मेरे पास एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम से कम 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर मेरे पास एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम से कम 200 होना चाहिए। मतलब व्हेन द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड, देन इट इज सेड टू बी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशन है, राइट। फार अवे कितना, फार अवे कितना, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1 करोड़ किलोमीटर। तो यू कैन नॉट जस्ट से फार अवे, तो यू नीड टू नो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब फोकल लेंथ इंटू 10, कम से कम इतना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, या तो उससे ज्यादा है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कैसे डिफाइन करोगे, द मिनिमम एंगल बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय देम क्या था, appears to be just resolved। मैंने वो तो बताया अभी आपको, सिर्फ वहां पे आपको करना क्या था, आपको क्या करना है यहाँ पे, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन एंगल, बताया ना यहाँ पे, मैंने अभी बताया द मिनिमम एंगल बाय विच 2 point sources are separated from each other so that their image as produced by the telescope are just seen separated is called as angular limit of resolution, and the reciprocal of angular limit of resolution is called as resolving power of telescope। अब कभी कभी एक गड़बड़ और हो जाती है, और वो गड़बड़ ये होती है कि हम लोग लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप का और टेलीस्कोप का कंफ्यूज कर जाते हैं। कंफ्यूजन का पॉइंट ही नहीं है, यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डिस्टेंस है, L⁻⁴ है। लुक, ये जो फॉर्मूला था या ये जो फॉर्मूला था, ये नंबर है, नंबर के कोई डायमेंशन नहीं होते, 2 भी नंबर है, म्यू भी नंबर है, साइन ऑफ एंगल भी नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं होते। डायमेंशन किससे आ रहे हैं,
तो एल रेस टू, तो रिजॉल्विंग पावर क्या आएगा, एल रेस टू -1, सिंपल लॉजिक, करेक्ट। लेकिन आपने बोला टेलीस्कोप के केस में द मिनिमम एंगल, मिनिमम डिस्टेंस नहीं एंगल, तो फिर वो डायमेंशनलेस है, तो फिर कंफ्यूजन का कोई केस ही नहीं होता। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम एंगल। अब थोड़ा सा आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तब जाके समझेगा कि यहाँ पे ये सब क्या लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल let us forget about everything else, let us focus on this diagram only। हमारे पास टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट बहुत दूर होते हैं ना, बहुत ऑब्जेक्ट्स आर फार अवे। if they are far away you should know whenever you have objects at infinity the rays coming from that objects are always parallel to each other। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो S1 जो स्टार है, क्योंकि मैंने S1 S2 क्यों लिखा, क्योंकि ये स्टार्स के लिए यूज करते हो नॉर्मली टेलीस्कोप। तो S1 से जो लाइट आ रही है, दिस ब्लैक कलर का रे, ऑल ऑफ देम आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट, करेक्ट। ये कब दिखाते हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे, इट इज एट इनफिनाइट डिस्टेंस प्रैक्टिकली। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द रेज बिकम पैरेलल टू ईच अदर एंड आफ्टर passing through lens they converge at a point which is called as focus of the lens। तो ये जो S1 स्टार से लाइट आएगा, लेंस से पास होके कॉन्वर्ज होगा। नंबर 1 डिफ्रैक्शन पैटर्न तुमको याद होगा अगर, क्योंकि डिफ्रैक्शन ही है बेसिकली। अभी अभी बोला ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हिसाब से तो ये पॉइंट बनना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट बनता नहीं है, ये बनता क्या है, डिफ्रैक्शन पैटर्न। और बनना भी चाहिए सेंटर पे ब्राइट, सेंट्रल मैक्सिमम। क्यों, आपको याद है वहां पे मैंने आपको बताया था कि CP0, याद है CP0, द लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिक सेंटर डज नॉट रिफ्रैक्ट, इट गोज स्ट्रेट। जा रहा है कि ये स्ट्रेट, यस। उसके बाद इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को, सिर्फ वहां पे इसको P0 बोला था, यहाँ पे इसको P1 बोला है। इस पर्टिकुलर लाइन को जो भी रेस पैरेलल होंगी दे विल रीच द पॉइंट P1 बाय ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस। तो ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस, AP1 डिस्टेंस और BP1 डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो पार्ट डिफरेंस कितना है, अगर पार्ट डिफरेंस 0 तो कंडीशन किसका था, हाँ, तो बराबर यहाँ पे क्या बनेगा, ब्राइट डिस्क। उस ब्राइट डिस्क का नाम क्या है, एरीज डिस्क। तो P1 पॉइंट पे कौन से ऑब्जेक्ट का एरीज डिस्क बना, S1 का, करेक्ट। अब दूसरा स्टार था S2, वो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसके भी रेस क्या है फिर, पैरेलल, है ना। ये रेड लाइंस पैरेलल दिखते कि नहीं दिखते। और यहाँ पे भी सेंटर का जो रे है वो ऑप्टिक सेंटर से पास हुआ, तो बेंड हुआ क्या, नहीं हुआ। ये जो S2 स्टार है, डिफरेंस इतना ही है, S1 के जो रेज है, ब्लैक कलर के लाइंस जो है वो पैरा एक्सियल है। व्हाट इज पैरा एक्सियल, पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जो ये S2 के लाइंस है वो पैरा एक्सियल नहीं है, वो पैरेलल तो है बट दे आर नॉट पैरा एक्सियल। तो वापस सेम स्टोरी, ये जो P2 पॉइंट है, ये जो P2 पॉइंट है ये बनेगा एरीज डिस्क, लेकिन किसका, S2 का। P1 कौन है, एरीज डिस्क, किसका, S1 का। P1 कौन है, सेंट्रल मैक्सिमम है S1 का। P2 कौन है, सेंट्रल मैक्सिमम है S2 का। ज्यादा क्लियर। अब आपने जस्ट रिजल्ट डिफाइन कैसे किया, central maximum of one should overlap with first minimum of second। तो P2 तो पक्का तुमको पता है कि P2 किसका सेंट्रल मैक्सिमम है, बताओ, इसका S2 का। तो ये जो P2 पॉइंट है दिस इज सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ S2। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अगर तुमने ये प्रूव कर दिया कि ये P2 पॉइंट पहले डिफ्रैक्शन पैटर्न का, मतलब किसका, S1 का फर्स्ट मिनिमा हुआ। अगर ये फर्स्ट मिनिमा है, किसका फर्स्ट मिनिमा है, S1 का, और ये किसका सेंट्रल मैक्सिमा है, S2 का। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ S2 इज ओवरलैपिंग विद फर्स्ट मिनिमा ऑफ S1। मतलब कौन सा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ, जस्ट रिजॉल्व, मतलब रेले क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड, बराबर। अगर ऐसा होता है तो ये जो एंगल है इसको क्या बोलोगे, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। कॉन्सेप्ट तो वही था ना, एक का प्रिंसिपल मैक्सिमम दूसरे के पहले मिनिमा के साथ ओवरलैप होना चाहिए,
तो दो चीजें हैं आप शो कर सकते हो। एक आप ये दिखा सकते हो जो P1 पॉइंट है ये सेंट्रल मैक्सिमम है S1 का, और यही P1 पॉइंट फर्स्ट मिनिमम है S2 का, या तो उल्टा कर लो। P2 is central maximum of S2 and P2 is also the first minimum of S1। अगर ऐसा आप शो करते हो मतलब रेलिक क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड, मतलब दीज टू आर जस्ट रिजॉल्व। तो ये जो एंगल बना डी थीटा, दिस विल बी कॉल्ड एज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये भी आपने करके रखा है डिफ्रैक्शन पैटर्न में। आपको याद है पाथ डिफरेंस क्या था? बीई था, याद है? बीई था, याद है? और वो आया था ए साइन थीटा, तो वही तो है ये ए, ये बी और ये ई। मैंने क्या बोला था आपको, अगर आपको दो वेव्स में पाथ डिफरेंस फाइंड करना हो तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो हमने ए से कहाँ तक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर? ई तक। तो ये हमने यहां से यहां तक ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर। तो पाथ डिफरेंस कौन हो गया फिर? बीई। और ये एंगल वहां पे डिफ्रैक्शन में थीटा था, यहाँ पे डी थीटा है। अभी डी थीटा क्यों है? ये स्टार से लाइट आ रहा है, तो स्टार करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो एंगल बहुत ही स्मॉल बनता है। और स्मॉल के लिए मैथ्स और फिजिक्स में क्या यूज करते हो? डी थीटा। तो पार्ट डिफरेंस बीई क्या आएगा? ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा। सिर्फ वहां पे ए बी था स्लिट का विड्थ, जिसको आप डिनोट करते हो स्मॉल ए से। यहाँ पे ए बी पता है कौन है? डायामीटर है। किसका डायामीटर है? लेंस का। सिर्फ डायामीटर को हम लोग एपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे ये ए बी स्लिट विड्थ नहीं है, ये कौन है? एपर्चर है। तो फिर पार्ट डिफरेंस क्या आएगा? एपर्चर इंटू साइन थीटा, ए साइन थीटा, ए साइन डी थीटा, क्योंकि एंगल क्या है? और इफ एंगल इज स्मॉल, व्हाट इज साइन थीटा? तो व्हाट इज साइन डी थीटा? डी थीटा। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। दिख रहा है यहाँ पे ए डी थीटा दिख रहा है। वही ट्राइंगल ए बी ई लिया हमने, वही ट्राइंगल लिया ए बी ई। पार्ट डिफरेंस कितना है? बीई। और ये बीई पार्ट डिफरेंस कितना आता है? ए बी साइन डी थीटा। तो ये डिफ्रैक्शन में जो हमने किया था, इसको कोई उठा दो जरा, धक्का मार के उठो। नहीं नहीं, इधर देखना है, वो नोट्स में मैंने कुछ दिया ही नहीं है। ये वो पोलराइजेशन है, ये अभी तक डिफ्रैक्शन चल रहा है हमारा। गुड। तो बीई इज ए बी साइन डी थीटा, बट ए बी इज स्मॉल ए विच इज एपर्चर। एपर्चर मतलब डायामीटर ऑफ लेंस, एंड साइन डी थीटा इज डी थीटा बिकॉज एंगल इज स्मॉल। तो ये आ गया पार्ट डिफरेंस, बराबर। और अगर आपको याद होगा डिफ्रैक्शन पैटर्न में मिनिमा का कंडीशन क्या था? एन लैम्डा। तो ए साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। लेकिन आप कौन से मिनिमा की बात कर रहे हो? तो एन की वैल्यू क्या है? 1। तो ए साइन थीटा क्या होना चाहिए? लैम्डा। यहाँ पे थीटा क्या है? डी थीटा है, तो ए साइन डी थीटा क्या होना चाहिए? लैम्डा। लेकिन साइन ऑफ डी थीटा कितना है? डी थीटा है, तो फिर ए डी थीटा कितना होना चाहिए? तो ये ए डी थीटा है, पार्ट डिफरेंस है कितना होना चाहिए? आ गया? करेक्ट। तो ए डी थीटा इक्वल टू लैम्डा। लेकिन ये कंडीशन तो रेलिक क्राइटेरिया था, है ना? P2 is central maximum of S2, it is also first minima of S1। ये कंडीशन क्यों लिखा? क्योंकि n लैम्बडा मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब मिनिमा का कंडीशन। P2 पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमम तो है, किसका है? S2 का है। लेकिन अगर आपने ऐसा बोल दिया कि ये जो पार्ट डिफरेंस है ये इक्वल टू लैम्बडा हो गया, तो ये पहला मिनिमा भी हो गया, किसका हो गया? S1 का। तो पार्ट डिफरेंस इक्वल टू लैम्बडा लिखा, मतलब इट इज मिनिमा ऑफ S1 एंड द सेम पॉइंट इज मैक्सिमा ऑफ S2। अगर यहाँ पे 2 लैम्बडा लिखता तो सेकेंड मिनिमा, लेकिन फिर वो रेलिक क्राइटेरिया तो होता नहीं, जस्ट रिजॉल्व नहीं होता ना, वो वेल रिजॉल्व का केस हो जाता, या तो अनरिजॉल्व केस हो जाता, जो भी होगा वो। तो इक्वल टू लैम्बडा लिखा, तो ये कौन सा केस है? जस्ट रिजॉल्व है। तो फिर डी थीटा क्या आएगा यहाँ से? लैम्बडा बाय ए। और डी थीटा को तुमने क्या बोला है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो ये आ गया आपका डी थीटा लैम्बडा बाय ए, दिस इज नथिंग बट एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, बराबर। अब पूरे डिस्कशन में एक चीज जो हमने अभी तक बात नहीं की, आपको शायद पता भी नहीं होगा, हम जब रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के, माइक्रोस्कोप को छोड़ दो, माइक्रोस्कोप का जो लेंस होता है वो सर्कुलर एपर्चर ही होता है। लेकिन अगर आपको टेलीस्कोप पता है, टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव वेरी बिग, 6 मीटर का, 6 मीटर 18 फुट 18 फीट,
इतना बड़ा होता है, उसको तुम सर्कुलर बना नहीं सकते। सर्कुलर बनाओगे ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मैंने बताया भी था आपको, डिफरेंशियल ग्रेविटी। तो वहां पे हेक्सागोनल शेप के छोटे छोटे पीसेस लगा के एक बड़ा लेंस बनाते हैं। मतलब लेंस इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल हेक्सागोनल शेप लेंसेस। जितना भी तुम यहाँ पे सीख रहे हो, अगर गलती से एस्ट्रोनॉमी में गए करियर में तो पूरा लगने वाला है इंटरफेरेंस। व्हाट इज इंटरफेरेंस? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ पे है? मैंने बताया है, चिली में है। हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास हो भी नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस इंडिया में सुटेबल नहीं है। यू नीड टू हैव वेरी क्लीन स्काई थ्रू आउट ईयर, मोर और लेस। मतलब वहां पे बारिश नहीं होनी चाहिए, बादल नहीं आने चाहिए। तो चिली में एक एटाकामा नाम का रीजन है, डेजर्ट रीजन है, वो ऑल्सो कॉल्ड एज कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि वो ठंडा है बहुत, नॉट लाइक राजस्थान। और वहाँ पे यू ऑल्सो हैव हिल्स, 2-3 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पे है। मतलब ऑलरेडी वहाँ पे डेजर्ट है, बादल बनते नहीं है, बारिश होती नहीं है, ऊपर से 2-3 किलोमीटर हाइट पे जा रहे हो। एज यू गो अबव हाइट, अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर का डेंसिटी कम होता है, तो इवन लेस लेस एंड लेस एयर इज देयर। तो हमको क्या चाहिए? यही चाहिए, सुटेबल कंडीशंस। क्योंकि अगर तुमने बना दिया करोड़ों का टेलीस्कोप, साल में 9 महीने बादल ही है, तो क्या कर लोगे तुम? यू विल नॉट बी एबल टू यूज द टेलीस्कोप। फिर वहां पे 6-6 मीटर का ऐसे 4 टेलीस्कोप है। अभी 4 क्यों बनाए? सीधा 6+6+6+6 24 क्यों नहीं कर दिया? देयर आर चैलेंजेस ऑन बोथ द एंड्स। एक तो मैंने बताया कि लेंस का शेप ही चेंज हो जाता है, डिफरेंशियल ग्रेविटी। दूसरा मेंटेनेंस का सोचो, लेंस में कहीं पे क्रैक आया तो पूरा का पूरा लेंस मेरे को चेंज करना पड़ेगा, या तो उतने दिन के लिए मेरे को सारे टेलीस्कोप बंद रखने पड़ेंगे। तीसरा सोचो, ट्रांसपोर्टेशन कैसे लेके जाओगे इतना कुछ, है ना? और ऊपर से क्लीनिंग का तो सोचते नहीं हम लोग, डस्ट भी तो लगता है उसको, तो साफ करना है तो चारों को एक साथ साफ करो। तो दैट इज वाई ऐसे 4-4-5 टेलीस्कोप है। फिर आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो ये चारों पांचों टेलीस्कोप एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट को मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं। फिर चारों पांचों का जो लाइट है उसको सुपर इम्पोज करते हैं, उसको बोलते हैं सिग्नल एम्पलीफिकेशन। इंटरफेरेंस से तुमको चारों एक ही जगह पे देख रहे थे, तो चारों ने डेटा कलेक्ट किया, उसको फिर सुपर इम्पोज कर दिया, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। मैंने आपको जीएमआरटी का भी एग्जाम्पल बताया था, और आपके टेक्स्ट बुक देखोगे तो आखिरी में जीएमआरटी लिखा भी है उसी चैप्टर में। तो जीएमआरटी में तो 25-30 डिश है, उसका डेटा कलेक्ट करके सुपर इम्पोज करते हैं वहां पे। तो एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, ये जो तुमने लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला डिराइव किया, इसमें एक चीज हमने कंसिडर नहीं की कि लेंस का एपर्चर सर्कुलर होगा ही, पता नहीं है दूसरा कुछ शेप हो सकता है, होता है। अगर सर्कुलर हुआ तो एक्स्ट्रा 1.22 आएगा। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन लैम्डा बाय ए इज ट्रू if the aperture is non-circular, but if it is circular then you have 1.22 lambda by a। lambda मतलब length raised to 1, a मतलब aperture मतलब length raised to 1। so what is dimension? Nothing। तो ये angular resolution है, there is no dimensions here। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? resolving power। done। this is all about Rayleigh criteria, this is all about limit of resolution and resolving power for microscope and telescope। अब जो अगला टॉपिक है that is called as polarization। then polarization में इन टोटल हमको पहले इंट्रोडक्शन देखना है, जो मैं ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। याद है? conditions for steady interference pattern। condition number 3, the two sources must be in the same state of polarization। ऑलरेडी कर दिया इंट्रोड्यूस। उसके बाद देयर आर टू लॉस, वन इज कॉल्ड एज ब्रिस्टल लॉ, अदर इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मालूस। ये दोनों हमको देखने हैं। बट टू स्टार्ट ऑफ विथ, सबसे पहले ये पोलराइजेशन मतलब क्या वो समझ लेते हैं। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस केस में 3 डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है। एक है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एक है डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड। नाम में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है और मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट है, राइट। तो इफ यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस अगर एक्स वाई प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड के एक्स जेड प्लेन में है। तो ये वाइब्रेशन है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये वाइब्रेशन है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। अब जब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रस्सी थी, ये रस्सी नहीं है, ये नॉन मैकेनिकल वेव है, बट मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, एक रस्सी है दीवार पे बांध के रखा है, यू गिव इट अ जर्क, तो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, एसएचएम परफॉर्म करते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन को नाम क्या दिया था हमने, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को डिनोट किससे किया था, ए से। यहाँ पे नहीं करते ए से डिनोट, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग चीजों के वाइब्रेशंस है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, उसको हम डिनोट करते हैं B0 से, बी नॉट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है उसको हम बोलते हैं ई नॉट, E0 ई नॉट। अब आगे जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी सर्किट भी आएगा, तो ये नोटेशन दिमाग में डाल लो। अब इसके आगे एम्पलीट्यूड के लिए ए नहीं यूज होने वाला, इसके आगे यूज होगा आई नॉट, वी नॉट, ई नॉट, बी नॉट। तो अगर आप करंट के मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हो तो आई नॉट, आप वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ई नॉट, और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बी नॉट। अब ये सिंगल वेव का सिनारियो है, ये सिंगल वेव है, लेकिन जब लाइट कोई भी सोर्स इमिट करता है तो वो एक सेकेंड में बिलियंस ऑफ वेव्स इमिट करता है। तो मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ देखूं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए हम लोग जब पोलराइजेशन का स्टडी करते हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को निग्लेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब वो वहां पे नहीं है, ऐसा नहीं है, वो है, लेकिन हमसे बात करता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस की। जो कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस के लिए एप्लीकेबल है वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशंस के लिए भी एप्लीकेबल है। रिमेंबर दिस। अब यहाँ पे ये एक प्लेन है, XY प्लेन है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो रहा है, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? और एक प्लेन है XZ जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को परपेंडिकुलर है, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। So a plane in which electric field vibrates is known as plane of vibration, and a plane which is perpendicular to plane of vibration is known as plane of polarization. यहाँ तक क्लियर? अब जब हम लोग लाइट की बात करेंगे तो लाइट के केस में सिंगल वेव इमिट होगा ऐसा तो होता है नहीं, तो you have billions of waves coming from source of light per second. हो सकता है किसी का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये है, हो सकता है किसी का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये भी है, हो सकता है किसी और लाइट का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये है, हो सकता है किसी का ये भी है। तो अगर हमारे पास ऐसा एक लाइट है जिसमें वाइब्रेशंस आर इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स, then such a light is called as unpolarized light. A light in which vibrations of electric field are in all possible planes, such a light is called as unpolarized light, in short UPL. और नोटेशन उसका स्टार है क्योंकि दिखता कैसा है, ये स्टार जैसा है। नाउ इफ somehow वो somehow हम सीखेंगे, somehow अगर somehow if I am able to restrict the vibrations into one plane, कुछ मेथड से अगर हम बाकी सारे वाइब्रेशन को हटा पाए और सिर्फ एक ही वाइब्रेशन, मतलब एक ही प्लेन के वाइब्रेशंस को अलाउ किया, तो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स। टोटल 4 मेथड है। एक है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, इसमें 2 मेथड है लेकिन हमको एक ही सीखना है, ब्रिस्टर्स लॉ। हमको एक ही सीखना है, ब्रिस्टर्स लॉ। तो मैंने नोट्स में उतना ही दिया है लेकिन पता होना चाहिए। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, इसमें 2 मेथड है, हम एक ही सीखेंगे। उसके बाद है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, फिर है पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, उसको निकोल प्रिज्म बोलते हैं। निकोल, इफ यू गो टू इंजीनियरिंग यू विल स्टडी, डेफिनेटली स्टडी
निकोल प्रिज्म। उसके बाद एक होता है पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो 4 मेथड है, बाय रिफ्लेक्शन, बाय रिफ्रैक्शन, बाय डबल रिफ्रैक्शन एंड सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो हम सिर्फ पहला और आखिरी पढ़ने वाले हैं। नंबर 1, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन के लिए जो लॉ एप्लीकेबल है उसको बोलते हो ब्रिस्टस लॉ, और पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है उसको बोलते हो लॉ ऑफ मालूस, मालूस लॉ। लॉ ऑफ मालूस हम बाद में देखेंगे, पहले हम आज देखेंगे ब्रिस्टस लॉ। अब ब्रिस्टस लॉ समझने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। ये अनपोलराइज्ड लाइट था, इसमें जितने भी प्लेन्स है, जितने भी प्लेन्स मैंने दिखाए हैं, हर एक प्लेन में इक्वल नंबर ऑफ वाइब्रेशन है। अगर इस प्लेन में 100 वाइब्रेशन है तो यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, राइट। और इसको जब मैंने प्लेन पोलराइज बना दिया तो एक ही प्लेन में वाइब्रेशन है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक प्लेन में ज्यादा वाइब्रेशन है, बाकी में कम है। हो सकता है ये एक प्लेन है जिसमें 1000 वाइब्रेशन है, बाकी में 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 कम है मतलब। तो यूपीएल और पीपीएल के बीच में एक और टाइप का लाइट होता है जिसको आप बोलते हो पार्शियली पोलराइज्ड। क्या बोलते हो उसको? तो पार्शियली पोलराइज्ड में होता सिर्फ इतना ही है कि बाकी सारे प्लेन में वाइब्रेशंस कम है और एक प्लेन में वाइब्रेशंस ज्यादा है, उसको बोलते हैं पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। उसका नोटेशन ऐसा है। तो ये यूपीएल मतलब वाइब्रेशंस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल नंबर इन ऑल प्लेन्स। PPL plane polarized light vibration in only one plane, or partially polarized vibration in one plane dominate the vibration of other planes। तो एक प्लेन में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो गए, राइट। अब ये क्यों चाहिए? क्योंकि हमको जो अगला टॉपिक सीखना है उसके लिए ये पता होना चाहिए। अनपोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड, सॉरी अनपोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड एंड प्लेन पोलराइज्ड। तो पहला मेथड टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। रिमेंबर हमारा टॉपिक का नाम क्या था? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अनपोलराइज्ड लाइट इज कन्वर्टेड टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो हमको करना क्या है? हमको प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करना है। उसमें पहला मेथड है बाय रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट मेथड इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। And we will study only Brewster's law here। मैं आज सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बाकी डिटेल हम देखेंगे कल ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले वन मेजर कंफ्यूजन इज, जैसे ही रिफ्लेक्शन पढ़ा हमारे दिमाग में आता है मिरर, रिफ्रैक्शन पढ़ा तो हमारे दिमाग में आता है ग्लास स्लैब। आपको पता है जो पहला थ्योरी था तो एक्सप्लेन नेचर ऑफ लाइट, कौन सा था? न्यूटन। वो पता है फेल क्यों हुआ था? इट कुड नॉट एक्सप्लेन पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। तो अगर वो पार्शियल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो पोलराइजेशन कभी एक्सप्लेन कर नहीं पाएगा। यू विल अंडरस्टैंड नाउ। तो रिमेंबर यहाँ पे भले ही टॉपिक का नाम है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, लेकिन हम यूज करने वाले हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। तो मिरर नहीं यूज होगा, क्योंकि मिरर यूज करोगे तो लाइट एयर से आया, पूरा का पूरा लाइट एयर में गया, पूरा का पूरा। अभी पूरा का पूरा तो फिर अनपोलराइज्ड लाइट के बाकी कंपोनेंट्स कहाँ भेजें? कहीं तो भेजने पड़ेंगे ना। तुमको करना क्या है? यूपीएल को किस में कन्वर्ट करना है? पीपीएल में। मतलब इसके बाकी कंपोनेंट्स को तुमको हटाना है, तो हटा के कहीं तो डालोगे ना, कहाँ डालोगे? इसके लिए क्या चाहिए? स्लैब चाहिए। स्लैब मतलब ट्रांसपेरेंट स्लैब चाहिए। तो लाइट आएगा, लाइट पार्शियली रिफ्लेक्ट होगा और लाइट पार्शियली रिफ्रैक्ट होगा। अब अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टल्स लॉ होता क्या है? यू नो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। हम जैसे 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 एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आएगा जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो गया, प्लेन पोलराइज हो गया। रिफ्लेक्टेड, हाँ, रिफ्रैक्टेड नहीं। कौन सा? रिफ्लेक्टेड। तो व्हेन unpolarized light is incident at some particular angle of incidence,
on a transparent glass slab, then it is seen that reflected light is plane polarized light. This angle of incidence is called as angle of polarization or polarizing angle. तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट था वो क्या हो गया, वो प्लेन पोलराइज हो गया. क्या हो गया, वो प्लेन पोलराइज. और ग्लास के लिए ये एंगल होता है 57.5 डिग्री. 57.2 डिग्री पे नहीं होता, 57.9 डिग्री पे भी नहीं होता, 50 डिग्री पे भी नहीं होता, 45 डिग्री पे भी नहीं होता, जैसे क्रिटिकल एंगल का केस था. इट इज अ पर्टिकुलर वैल्यू above which the light will be totally internally reflected, below which the light will be able to go out. वैसा ही यहाँ पे भी है. This is particular angle of incidence below which reflected light will not be plane polarized, above which again it will not be plane polarized. At this particular angle of incidence, the reflected light will be plane polarized. है ना clear? Good. तो बाकी का अभी देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में.